वेलकम टू स्टडी को विद जीनत। आज इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं बीएनएस का चैप्टर नंबर 6, जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करने वाले ऑफेंसेस दे रखे हैं सेक्शन 100 से लेकर 146 तक के प्रोविजन में। सबसे पहले 100 से 113 तक लाइफ को अफेक्ट करने वाले ऑफेंसेस जैसे कि कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, अबैटमेंट टू सुसाइड, ऑर्गेनाइज क्राइम, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिस्ट अटैक। वहीं सेक्शन 114 से 125 तक हर्ट, ग्रीवस हर्ट और उसकी एग्रावेटेड फॉर्म्स। सेक्शन 126 एंड 127 रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड उनकी एग्रावेटेड फॉर्म से डील करते हैं। सेक्शन 128 से 136 तक आपको क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट वाले ऑफेंसेस और उनकी एग्रावेटेड फॉर्म्स देखने को मिलेंगी। फिर सेक्शन 137 से 146 तक किडनैपिंग, अबडक्शन, स्लेवरी, फोर्स लेबर, ये सारे ऑफेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हम धीरे धीरे करके अलग अलग वीडियो में निपटाएंगे। एक ही वीडियो में इन सबको हम कवर नहीं करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा हो। और अगर आपको नोट्स वगैरह परचेज करने हैं बीएनएस के, बीएसए के, सीपीसी के, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के और काफ़ी सारे सब्जेक्ट के मैंने बनाए हुए हैं, आप उनको परचेज करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे नोट्स हैं जो हार्ड कॉपी में अवेलेबल हैं, तो वो हार्ड कॉपी में ही मिलेंगे, उनकी सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलेगी। जैसे बीएनएस, सीपीसी, टीपीए, बीएसए, ये सब्जेक्ट अभी मैंने हार्ड कॉपी में लॉन्च किए हुए हैं। ओके, आने वाले टाइम में जो भी और नोट्स आएंगे वो भी हार्ड कॉपी के फॉर्म में ही आएंगे। इसलिए जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, स्टडी को विद जीनत, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों की अपडेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती रहती हूँ कि कौन से मैंने नोट्स बना दिए हैं, कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं, ये सब चीज़ें। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले टॉपिक आता है हमारे पास कल्पेबल होमिसाइड, उसके बाद हम मर्डर डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो कल्पेबल होमिसाइड डिफाइन है सेक्शन 100 में, इसका पनिशमेंट दे रखा है 105 में और इसके अटेम्प्ट को पनिशेबल बनाया गया है 110 में। कल्पेबल होमिसाइड को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होमिसाइड का मतलब क्या होता है। होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वन ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। तो बस इतना ही है कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को जान से मार दे रहा है तो ये चीज होमिसाइड है, जो कि बहुत ज्यादा वाइड टर्म है। ओके, और ये होमिसाइड दो तरह का होता है, लॉफुल, अनलॉफुल। लॉफुल तब होता है जब वो किसी स्पेसिफिक प्रोविजन के तहत एक्सक्यूजेबल या जस्टिफिएबल है और इसी वजह से वो पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं है। जैसे कि बीएनएस के चैप्टर नंबर 3 में जो दे रखे हैं ना जनरल एक्सेप्शन, उनमें से किसी भी जनरल एक्सेप्शन के दायरे में अगर वो आ रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सेक्शन 38 बीएनएस का बताता है कि सेक्शन 37 में जो रिस्ट्रिक्शन दे रखे हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ परिस्थितियां हैं ऐसी, जो टोटल 7 परिस्थितियां बता रखी हैं सेक्शन 38 में, जहां पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी इस्तेमाल करते हुए रॉन्ग डूअर की डेथ भी कॉज करी जा सकती है। सिमिलरली सेक्शन 37 को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 41 बीएनएस का ये कहता है कि किन परिस्थितियों में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए किसी की डेथ कॉज करी जा सकती है। तो जो भी परिस्थितियां बताई गई हैं, उन परिस्थितियों में अगर एक ह्यूमन बीइंग किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को जान से मार दे, उसका होमिसाइड कर दे, तो वो होमिसाइड होगा लॉफुल। अब अनलॉफुल कब होगा? अनलॉफुल तब होगा जब वो अनलॉफुल होना किसी प्रोविजन में बताया गया हो, जैसे कि अगर वो कल्पेबल होमिसाइड है जो कि डिफाइन है अंडर सेक्शन 100, या फिर अगर वो मर्डर वाला ऑफेंस क्रिएट कर रहा है जो कि डिफाइन है सेक्शन 101 ऑफ बीएनएस में, या फिर वो डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस की वजह से अनलॉफुल हो रहा है अंडर सेक्शन 102 ऑफ बीएनएस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने किसी को शूट करने के लिए उस पर गोली चलाई लेकिन वो तो सामने से हट गया, लग गई किसी और को, तो यहाँ पे ये माना जाता है कि मेरी जो मैलिस इंटेंशन थी उस व्यक्ति को मारने की, वो शिफ्ट हो गई है उसके ऊपर जिसको लग गई है। इसके अलावा कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस जो दे रखा है सेक्शन 106 में, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जो कि दे रखा है सेक्शन 107 में, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो कि दे रखा है सेक्शन 108 में, एंड कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो कि दे रखा है सेक्शन 111 ऑफ बीएनएस में। तो ये कुछ हैं ऐसी होमिसाइड जो कि अनलॉफुल हैं, साथ ही पनिशेबल हैं। और आज हम सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, इन दो पर अच्छे से फोकस करेंगे। सेक्शन 100 डिफाइन करता है कल्पेबल होमिसाइड को और ये कहता है कि किसी ने किसी का कल्पेबल होमिसाइड किया है, ऐसा तब कहा जाएगा जब वो डेथ कॉज करता है कोई एक्ट करके ऐसा जिसके पीछे इंटेंशन ही डेथ कॉज करने का था, या फिर इंटेंशन था ऐसी बॉडीली इंजरी देने का जिससे डेथ कॉज हो सकती है, या फिर जानता था कि जो एक्ट किया है उससे हो सकती है डेथ कॉज।
तो ऊपर की परिस्थितियों में जो आएगा ना कल्पेबल होमिसाइड, उसके लिए एज पर सेक्शन 105 पनिशमेंट की जो लाइबिलिटी होगी वो कितनी होगी, लाइफ इम्प्रिजमेंट, या फिर रिगरस और सिंपल इम्प्रिजमेंट जो मिनिमम होगी 5 ईयर्स और जो मैक्सिमम होगी 10 ईयर्स प्लस फाइन। वहीं अगर कल्पेबल होमिसाइड तीसरे पॉइंट में फॉल होता है तो तब एज पर सेक्शन 105 ऑफ बीएनएस पनिशमेंट मिलेगी रिगरस और सिंपल इम्प्रिजमेंट अप टू 10 ईयर प्लस फाइन। सवाल ये आता है कि ये तीनों पॉइंट आखिर बात क्या कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट जैसे कि कह रहा है कि जो एक्ट किया गया है जिससे डेथ कॉज हुई है उसके पीछे इंटेंशन ही अगर डेथ कॉज करने का था तो वो कल्पेबल होमिसाइड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये क्या करता है, एक गड्ढे को इस तरीके से लकड़ियों से पत्तों से ढक देता है ताकि लगे कि कोई गड्ढा वड्ढा नहीं है, क्यों करता है, जेड की डेथ कॉज करने की इंटेंशन से। तो ये जो एक्ट किया है ये किया है क्यों, सीधे तौर पे डेथ कॉज करने की इंटेंशन से। यहां पर पक्का पक्का नहीं है कि इस एक्ट से डेथ कॉज हो ही जाए, क्या पता इस गड्ढे के ऊपर से जेड गुजर के ही ना जाए, और क्या पता इस गड्ढे के ऊपर से गुजर कर जाए और गड्ढे में गिरे लेकिन मरे ना। तो अगर जेड उस गड्ढे पे से गुजरता है और गिर के गड्ढे में मर जाता है तो तब ये केस बनेगा कल्पेबल होमिसाइड का। सेकेंडली, वहीं अगर ये जो गड्ढे को कवर किया है ए ने, वो किया है इस नॉलेज के साथ कि ऐसा करने से डेथ कॉज हो सकती है, लेकिन वही बात है पक्का पक्का नहीं है, तो तब अगर डेथ कॉज हो जाए तो केस बनेगा कल्पेबल होमिसाइड का। एक और इलस्ट्रेशन देखो, यहाँ पे इलस्ट्रेशन भी इसमें होता क्या है कि जो ए है उसको तो पता है कि जेड झाड़ियों के पीछे है, लेकिन बी को ये चीज नहीं पता है। वो बी को इंड्यूस करता है कि बी झाड़ियों पे निशाना लगाए, और बी झाड़ी पे निशाना लगाता है और उससे जेड की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे बी लाइबल नहीं है बल्कि ए लाइबल है कल्पेबल होमिसाइड के लिए। क्यों, रीजन है इसके पीछे ये कि ए का इंटेंशन था जेड की डेथ कॉज करवाने का, और इस एक्ट से पक्का पक्का नहीं है कि जेड की डेथ कॉज हो ही जाएगी। क्या पता झाड़ियों पे जो निशाना लगाया जा रहा है उससे जेड को वो निशाना ना लगे, या जो बी है उसका निशाना पक्का ना हो। इसके अलावा ए का जो केस है हम उसको तीसरे पॉइंट में भी ला सकते हैं। किस वजह से, कि जो ए है उसने जो एक्ट करवाया बी से, उसके बारे में उसको नॉलेज थी कि उस एक्ट से क्या हो सकता है, जेड की डेथ कॉज हो सकती है। पक्का पक्का नहीं है कि निशाना लग ही जाए, इसीलिए यहां पर जो केस है वो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड में। अब इलस्ट्रेशन सी जो है ये आपने पढ़नी है, इसको पढ़ना आपको बहुत मजा आएगा। बहुत प्यारी सी, बहुत क्यूट सी, फनी सी इलस्ट्रेशन लगती है मेरे को। इस पॉइंट पे आपको एक इंपॉर्टेंट केस याद रखना है जहां से प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपके मेंस में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो केस है कपूर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू। इस केस में होता क्या है, कपूर सिंह नाम का जो पर्सन होता है उसके बेटे को विक्टिम का जो बेटा है वो इतनी बुरी तरीके से इंजर कर देता है जिसकी वजह से वो हो जाता है विकलांग। इस चीज का बदला लेने के लिए कपूर सिंह विक्टिम के पास जाता है गंडासा लेकर। गंडासा एक शार्प टूल होता है जिसके बारे में आप सभी को पता ही होगा, और उस गंडासा से 18 टाइम्स विक्टिम को हिट करता है, उसके आर्म्स पे, उसके लेग्स पे। कुल मिला के बात यह है कि नॉन वाइटल पार्ट्स पे, अवॉइडिंग वाइटल एरियाज लाइक हेड, चेस्ट, यहाँ पे नहीं मारता है, नॉन वाइटल पार्ट्स पे उसको हिट करता है। और उसका जो एम था वो एम यही था कि उसको वो देना चाह रहा था सीरियस इंजरी, ना कि मारना चाह रहा था। बट 18 टाइम्स जैसे कि विक्टिम को उसने हिट किया, भले ही नॉन वाइटल पार्ट पर हिट किया, लेकिन होती है हैवी ब्लीडिंग जिसकी वजह से विक्टिम की डेथ हो जाती है। देन इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ये चीज डिटरमिन करती है कि जो कपूर सिंह है उसका ना तो इंटेंशन था डेथ कॉज करने का, ना ही इंटेंशन था ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करने का जिससे डेथ कॉज हो सकती है, बल्कि उसका जो एक्शन है उसको हम थर्ड पॉइंट में कवर कर सकते हैं, क्योंकि उसको नॉलेज थी कि रिपीटेडली इस तरीके से विक्टिम को मारेगा गंडासा से, जो कि एक शार्प वेपन होता है, तो इससे डेथ कॉज हो सकती है इवन इफ उसका प्राइमरी इंटेंट डेथ कॉज करने का नहीं था, बट ड्यू टू हिज नॉलेज जहां पर लाइकलीहुड था डेथ कॉज होने का, कपूर सिंह को सुप्रीम कोर्ट कन्विक्ट करती है कल्पेबल होमिसाइड के लिए। वहीं अगर सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाए, विक्टिम के ऊपर अटैक किया जाए कुल्हाड़ी से, स्टिक से, 35 इंजरीज उसको दी जाए, कहां पर, उसके वाइटल ऑर्गन्स पे, दैट अमाउंट ऑफ इंजरीज एंड उनका इतना ज्यादा सिवियर होना कि वो की गई है वाइटल पार्ट पे, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है इंटेंट टू किल। तो फिर ये जो केस है ये कहां पे जाएगा, ये जाएगा मर्डर की कैटेगरी में।
अब यहाँ पर आपने एक और केस ध्यान रखना है और उस केस से रिलेटेड एक और केस और ध्यान रखना है। तो पहला केस क्या है? पहला केस है एम्प्रेस वर्सेस गुनीश डोली एंड गोपी डोली, गोपी बहू वाला केस। इस केस में होता क्या है कि एक सपेरा ना मतलब सांप का खेल वगैरह दिखा रहा था, तो उसको पता था कि जो सांप का वो खेल दिखा रहा है पब्लिकली, वो सांप जहरीला है, उसके जहरीले दांत जो हैं वो निकाले नहीं गए हैं, लेकिन बन रहा था अपने आप को कुछ ज्यादा ही हीरो अपनी स्किल का प्रदर्शन करने के लिए। एंड उसका इंटेंशन नहीं था कि किसी की डेथ कॉज वो उस चीज से कर दे। वो वहां पर जो एक पर्सन मौजूद था उसके सर पे सांप को रख देता है। अब जब कोई ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा इंसान, मतलब एक सांप किसी के ऊपर रख दे बहुत बुरी हालत हो जाती है यार। ऐसी कोई चीज, कोई छिपकली रख दे, कोई गिरगिट रख दे, कोई कॉकरोच रख दे, ऐसा हो जाएगा ना, अंदर तक की जो रूह है वो कांप जाती है। बाय मिस्टेक भी अगर किसी चीज के ऊपर पैर रख देते हैं ना, बहुत अजीब सा करंट लगता है बॉडी में। तो भाई ऐसा करा उसने, किसी के सर पे रख दिया सांप जो कि जहरीला था, बट उसका इंटेंशन नहीं था डेथ कॉज करने का और ना ही इंटेंशन था ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करने का जिससे डेथ कॉज हो सकती है। बट ये जो केस है ये जाएगा कहाँ? सेक्शन 100 के तीसरे क्लोज में। यानी कि उसको पता था कि सांप के दांत नहीं निकाले गए हैं, उसने भले ही एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सांप क्या पता ना काटे, बट उसने एक्ट किया इस नॉलेज के साथ जिसमें पॉसिबिलिटी थी कि काट सकता है, उससे फिर डेथ हो सकती है। भले ही इंटेंशन नहीं था डेथ कॉज करने का, बट सिर्फ नॉलेज की वजह से उसकी क्या किया जाता है, उसको कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल ठहराया जाता है। वहीं जो क्वीन वर्सेस पुणे फातिमा का केस है ये थोड़ा और लेवल हटके केस है। इसमें जो सपेरा है वो तो सीधे कटवा देता है सांप से, ये बोल के कि मैं तो ठीक कर दूंगा। तो ये जो एक्ट था ये क्रिएट करता है इमिनेंट एंड प्रोबेबल डेंजर ऑफ डेथ, जो सीधे तौर पे केस ले जाएगा मर्डर वाले ऑफेंस में। इतना तो मैंने आपको बता दिया कि मर्डर वाले ऑफेंस में लेके जाएगा, कौन से क्लोज में लेके जाएगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अभी हम सेक्शन 101 जब पढ़ेंगे ना वहां पे ये चीज भी क्लियर हो जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा दिमाग लगाना और बताना कि कौन से क्लोज में जाएगा। ओके, बाकी इन दोनों केसेस के फैक्ट ध्यान रखना है। ध्यान रखना है कि दोनों केसेस में किस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया था। वहीं अगर जो एक्ट किया गया है उसके पीछे इंटेंशन था ऐसी बॉडीली इंजरी देने का जिससे डेथ कॉज हो सकती है, जैसे कि पेट में चाकू मार दिया, ये जो बॉडीली इंजरी है ये ऐसी बॉडीली इंजरी दी गई है जिससे डेथ कॉज हो सकती है। जरूरी नहीं है, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया जाए क्या पता बच जाए। इसीलिए ये जो केस है ये फॉल होगा कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में। और एज पर एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जो एक्यूज है वो ये डिफेंस नहीं ले सकता है क्रिमिनल लाइबिलिटी से बचने के लिए। क्या डिफेंस? कि जो बॉडीली इंजरी उसने कॉज करी थी, अगर उस बॉडीली इंजरी का प्रॉपर रेमेडीज के साथ स्किलफुल ट्रीटमेंट किया जाता तो डेथ होने से बचाया जा सकता था। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये कहता है कि ये भी डिफेंस नहीं ले सकता है कि जो बॉडीली इंजरी उसने कॉज करी है उससे डेथ इसी वजह से एक्सिलरेट हुई है। किस वजह से? क्योंकि जो डिसीज्ड है वो किसी अनदर डिसऑर्डर, डिजीज या बॉडीली इंफॉर्मिटी से सफर कर रहा था। अगर नहीं कर रहा होता तो जो मैंने बॉडीली इंजरी दी ना उससे उसकी डेथ नहीं होनी थी। इस तरह की डिफेंसेस यहाँ पर नहीं ली जा सकती हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 ये कहता है कि अगर किसी बच्चे की डेथ कॉज की जाती है मदर के वॉर्म में तो तब वो चीज होमिसाइड नहीं है, बल्कि वो चीज कॉजिंग मिसकैरेज वाले जो ऑफेंसेस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे उनमें फॉलो हो सकती है। बट अगर डेथ कॉज करी जाती है लिविंग चाइल्ड की जब उसका कोई भी पार्ट बाहर आ जाता है मदर वॉर्म से, चाहे वो चाइल्ड कंप्लीटली बोर्न हुआ हो या ना हुआ हो, चाहे उस बच्चे ने सांस ली हो या ना हो, तो तब जो डेथ कॉज करी गई है वो हो सकती है कल्पेबल होमिसाइड। ये तीनों एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताए, इन तीनों एक्सप्लेनेशन का कंटेंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन का नंबर भी पूछ लेते हैं कि कौन से एक्सप्लेनेशन में कौन सी बात कही गई है। तो ये हो गया आपका कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस जो कि डिफाइन है सेक्शन 100 में और जिसका पनिशमेंट दे रखा है सेक्शन 105 ऑफ बीएनएस में, और दोनों ही सेक्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं। वही जो कल्पेबल होमिसाइड का अटेम्प्ट होता है उसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है सेक्शन 110 ऑफ बीएनएस में। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। कितनी पनिशमेंट? रिगरस और सिंपल इम्प्रिजमेंट अप टू 3 ईयर या फिर फाइन या फिर बोथ। वहीं अगर कल्पेबल होमिसाइड का जब अटेम्प्ट हुआ उस दौरान अगर किसी को हर्ट कॉज कर दिया गया है तो तब मिलेगी थोड़ी ज्यादा पनिशमेंट, यानी रिगरस और सिंपल इम्प्रिजमेंट अप टू 7 ईयर या फिर फाइन या फिर बोथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन ए जेड पर गोली चलाता है लेकिन जेड जो है वो बच जाता है, तो अगर बचता नहीं मर जाता तब तो कल्पेबल होमिसाइड का केस होता, लेकिन जैसे कि बच गया तो तब ये चीज मानी जाएगी कि ये किया गया है कल्पेबल होमिसाइड का अटेम्प्ट।
जो कि पनिशेबल है सेक्शन 110 में। और ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में जब किसी की डेथ कॉज करी जाती है, ये चीज कल्पेबल होमिसाइड होती है, ना कि मर्डर। और ये चीज आपको देखने को मिलेगी सेक्शन 101 में, जो पहला एक्सेप्शन दिया गया है वहां पर। तो यहाँ पे आपका कल्पेबल होमिसाइड जो है उसके बारे में आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बारी आती है मर्डर के ऑफेंस की। सेक्शन 101 मर्डर के ऑफेंस को डिफाइन करता है और कहता है कि वो एक्ट जिससे की गई है डेथ कॉज माना जाएगा मर्डर वाला ऑफेंस, वो भी तब जब वो सेक्शन 101 में जो क्लोज ए बी सी डी दे रखे हैं उनमें से किसी में फॉल हो रहा है, बट नहीं फॉल हो रहा है जो 5 एक्सेप्शन दे रखे हैं ना आगे सेक्शन 101 में ही, उनमें से किसी भी एक्सेप्शन में, तो तब ही वो एक्ट माना जाएगा मर्डर वाला ऑफेंस। तो कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें से किसी में भी फॉल होने पर कोई एक्ट जिससे हुई है डेथ कॉज वो कहलाएगा मर्डर। क्लोज ए ये कह रहा है कि अगर जिस एक्ट से डेथ कॉज करी गई उस एक्ट को करने के पीछे इंटेंशन ही डेथ कॉज करने का था, तो तब वो एक्ट कहलाएगा मर्डर। अब आप बोलोगे कि कल्पेबल होमिसाइड में भी तो सबसे पहली चीज हमने यही पढ़ी थी ना, तो दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं? अलग ऐसे हैं कि यहां पर जो डेथ कॉज करने की इंटेंशन है वो बिल्कुल हाई है। और वो हाई है ऐसा कैसे पता चल रहा है? जो एक्ट किया गया है विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, उस एक्ट के नेचर से पता चल रहा है। जैसे कि किसी को डायरेक्टली जाके आपने बंदूक से शूट कर दिया, साफ तौर पे पता चल रहा है कि यू हैव द इंटेंशन टू कॉजिंग डेथ ऑफ दैट पर्सन। सीधा दिल में चाकू घोंप दिया, किसी को तब तक लटका के रखा फांसी के फंदे पर जब तक कि मर ना जाए, किसी के ऊपर बॉम्ब फेंक के मार दिया, किसी को जहर पिला दिया। यहां पर जो एक्ट है इनसे डेथ कॉज करने की जो इंटेंशन है वो एकदम हायर लेवल की शो हो रही है। और इसी वजह से जो ये एक्ट है ये बन रहा है मर्डर वाला ऑफेंस। कल्पेबल होमिसाइड में इंटेंशन तो होती है फॉर कॉजिंग डेथ, बट जो एक्ट किया जाता है उससे डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ डेथ कम रहता है, पक्का पक्का नहीं रहता है। ओके, तब वो जाता है केस कल्पेबल होमिसाइड में। यहां पर ये केस भी देख लो, आर वेंकालू वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। इस केस में XYZ आपस में कॉन्स्पिरेसी करते हैं P एंड Q का मर्डर करने की, और वो क्या करते हैं, एक झोपड़ी में उनको लॉक कर देते हैं और बाहर से आग लगा देते हैं। तो उन्होंने जो ये एक्ट किया है, उनके इस एक्ट से P एंड Q की डेथ कॉज करने की जो इंटेंशन है वो एकदम हाई नजर आ रही है। हाय 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 तो इस हाई डिग्री ऑफ इंटेंशन की वजह से जो उनकी थी P एंड Q की डेथ कॉज करने की, माना जाएगा कि उन्होंने क्या किया है, P एंड Q का मर्डर कॉज किया है। क्लोज बी ये कह रहा है कि जो एक्ट किया गया है जिससे डेथ कॉज हुई है वो किया गया है ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करने की इंटेंशन से जिसके बारे में जानकारी है कि इससे डेथ कॉज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि किसी पर्सन के पेट में ऑपरेशन हो रखा है, ऐसा वाला ऑपरेशन हो रखा है कि अगर उसके पेट में मुक्का मार दिया जाए तो वो मर जाएगा, तो फिर मार दिया मुक्का इस इंटेंशन के साथ, ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करने के इंटेंशन के साथ जिसके बारे में आपको पता है कि इससे डेथ कॉज हो सकती है। तो यहां पर जो केस बनेगा वो बनेगा मर्डर वाला। अब ये जो एग्जाम्पल है एक बार आप इसको भी रीड कर लेना। यहाँ पर मतलब ये चीज आप सोच सकते हो कि विक्टिम की वीकनेस पता है और वीकनेस पे चोट मारी गई है, तो तब यहाँ पे फॉल हो रहा है केस क्लोज व्यू में। पता है कि विक्टिम किसी पर्टिकुलर बीमारी से सफर कर रहा है, फिर वहां पे उस तरीके से चोट पहुंचाई जा रही है जिससे पता है, नॉलेज है कि इस तरह की चोट पहुंचाने से डेथ कॉज हो सकती है। वैसे आमतौर पर नहीं होती, लेकिन इस पर्सन को जब ऐसा कुछ है और इसको यहीं पे मारा जाए तो फिर इससे इसकी डेथ कॉज हो सकती है, ये पता है, नॉलेज है, तो उस नॉलेज की वजह से मर्डर वाला ऑफेंस बन रहा है। लेकिन कल्पेबल होमिसाइड में ऐसा नहीं था। कल्पेबल होमिसाइड में जिस एक्ट से डेथ कॉज करी गई वो करा गया था ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करने की इंटेंशन से जिससे डेथ कॉज हो सकती है। यहां पर नॉलेज नहीं है कि उससे डेथ कॉज हो सकती है, उधर नॉलेज है, यहां पर नॉलेज का लेख है। तो ये एक और डिफरेंस आपको देखने को मिल गया कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर में। क्लोज सी ये कह रहा है कि अगर जिस एक्ट से डेथ कॉज की गई वो किया गया ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करने की इंटेंशन से जो कि इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर डेथ कॉज करने के लिए सफिशिएंट है। किसी को लाइक टुकड़ों में काट दिया तलवार से, अरे इससे तो डेथ कॉज होनी है। यहां पर जिस बॉडीली इंजरी से डेथ कॉज करी जा रही है उस बॉडीली इंजरी से डेथ कॉज होना कोई लाइकलीहुड नहीं है, बल्कि पक्का पक्का है।
वो बॉडीली इंजरी सफिशिएंट है डेथ कॉज करने के लिए, और जिस एक्ट के जरिए वो बॉडीली इंजरी करी गई जिससे डेथ कॉज होना सफिशिएंट है, फिर वो एक्ट कहलाएगा मर्डर वाला ऑफेंस। बाकी ध्यान ये रखना है कि सेक्शन 101 के क्लोज सी में केस तभी फॉल होगा जब प्रोसिक्यूशन कुछ चीजें शो कर दे कि देखो ये बॉडीली इंजरी दी गई थी, इसका नेचर ऐसा था, और ये बॉडीली इंजरी इन्फ्लिक्ट करी गई थी इंटेंशनली, ना कि एक्सीडेंटली, और ये बॉडीली इंजरी जो इन्फ्लिक्ट करी गई थी ये सफिशिएंट है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर डेथ कॉज करने के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो अगर प्रूव कर दी जाए तो तब केस क्लोज सी में मर्डर वाला ऑफेंस बनेगा। और ये बातें कही गई थी विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस वीरेंद्र प्रसाद 2004 के केस में। तो ये दोनों केस ध्यान रखना कि ये दोनों केस सेक्शन 101 के क्लोज सी से रिलेटेड हैं, जो कि एक मर्डर वाला ऑफेंस क्रिएट कर रहा है। और कल्पेबल होमिसाइड से किस तरीके से अलग है? इस तरीके से अलग है कि कल्पेबल होमिसाइड में तो ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करी जा रही है जिससे डेथ कॉज हो सकती है, बट यहां पर तो ऐसी बॉडीली इंजरी देने की इंटेंशन से एक्ट करा गया है जिससे डेथ कॉज होगी ही होगी, क्योंकि वो बॉडीली इंजरी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर सफिशिएंट है टू कॉज डेथ। तो ये जो मर्डर वाला ऑफेंस है ना, इसको पढ़ने के साथ साथ ना आपको ये भी क्लियर होता जा रहा होगा कि कल्पेबल होमिसाइड से ये किस तरीके से अलग है। तो जो कल्पेबल होमिसाइड है, जैसे कि आपको पता ही है कि ये एक वाइडर टर्म है, इसलिए ऐसा कहते हैं कि ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट वाइस वर्सा, यानी ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर। इसको इस डायग्राम से आप समझ सकते हो, जिसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि जो कल्पेबल होमिसाइड है वो है जिनस एंड मर्डर है स्पीशीज। और ये बातें कही थी रियाजुद्दीन शेख वर्सेस एम्परर के केस में जस्टिस शरफुद्दीन ने। और अभी जो हमने मर्डर की डेफिनेशन देखी उसके साथ साथ हमने कल्पेबल होमिसाइड को भी कंपेयर किया। ऐसा कंपैरिजन मर्डर के साथ कल्पेबल होमिसाइड का किया गया था आर वर्सेस गोविंदा के केस में। किसने किया था? जस्टिस मेलविल ने। वहीं और भी केसेस हैं जहां पर कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं ये बताए गए थे, जैसे कि विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुन्या, ए सल्दाना वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003। ये सारे ही केसेस इंपॉर्टेंट हैं। क्लोज डी सेक्शन 101 का ये कहता है कि मेंसरिया रिक्वायर नहीं है, बट क्या रिक्वायर है? रिक्वायर ये है कि जिस एक्ट से डेथ कॉज करेगी वो आपको पता था कि ये तो इतना इमिनेंटली डेंजरस एक्ट है जिससे इन ऑल प्रोबेबिलिटी या तो डेथ कॉज होगी या फिर ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज होगी जिससे डेथ कॉज हो सकती है, और वो एक्ट किया है बिना किसी एक्सक्यूज के, जिसमें इन्वॉल्व है रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ और सच बॉडीली इंजरी एज लाइकली टू कॉज डेथ। तो तब यहां पर ये इमिनेंटली डेंजरस एक्ट बनेगा मर्डर वाला ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक लॉडेड कैनन से क्राउड के ऊपर फायर कर दिया जाता है बिना किसी एक्सक्यूज के, तो फिर क्राउड में से किसी एक पर्सन की डेथ हो जाती है, तो जो ये चीज किया है वो गिल्टी हेल्ड किया जाता है मर्डर वाले ऑफेंस के लिए। डजंट मैटर कि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को मारना नहीं चाह रहा था, उसका इंटेंशन किसी पर्टिकुलर पर्सन को मारने का नहीं था, उस इंडिविजुअल को मारने का नहीं था जिसकी डेथ कॉज हो गई है। इतना काफी है कि उसको पता था ना कि वो जो एक्ट कर रहा है वो इमिनेंटली डेंजरस एक्ट है, वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि पता ही नहीं है कि वो करा क्या है। लाइक किसी आदमी को ना जलते हुए खोलते हुए तेल में डाल दिया ये थोड़ी कह सकता है अरे मेरे को तो पता ही नहीं था ऐसा हो जाएगा मैं तेल में डालूंगा उसको उबलते हुए और वो मर जाएगा। या फिर लाइक किसी हॉस्पिटल में ना बॉम्ब रख दिया और वहां के लोगों को बोला कि अगर 5 मिनट में सब बाहर नहीं आए तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और मर जाओगे। तो अगर ऐसा हो जाए कि कुछ पेशेंट जो हैं वो बाहर नहीं आ पाए और उनकी डेथ हो गई, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो अब ये बंदा ये नहीं कह सकता है कि मेरी इंटेंशन किसी को मारने की नहीं थी, मैं तो जस्ट डरा रहा था। रे भैया, इतना इमिनेंटली डेंजरस एक्ट आपने किया है जिससे इन ऑल प्रोबेबिलिटी डेथ कॉज होनी होनी है, आप लायबल हो गए मर्डर के लिए, बच नहीं सकते हो बबुआ। वहीं अगर कोई क्या करता है, क्राउडेड एरिया में हाई स्पीड में चला रहा है गाड़ी, मीनवाइल किसी का एक्सीडेंट उसने कर दिया, तो अब वो भी यहां पर ये कहकर नहीं बच सकता है कि मेरा इंटेंशन किसी को मारने का नहीं था। अरे ऐसा कैसे? इमिनेंटली डेंजरस एक्ट आपने किया, क्राउडेड एरिया में इतनी तेज स्पीड में आप गाड़ी चला रहे हो, आपका ये एक्ट ऐसा है जिससे इन ऑल प्रोबेबिलिटी डेथ कॉज होती है या फिर ऐसी इंजरी कॉज होती है जिससे डेथ हो सकती है। लायबिलिटी आएगी मर्डर वाले ऑफेंस की फिर। ओके,
आई होप यहाँ पर आपको चारों क्लोज क्लियर हो गए होंगे सेक्शन 101 ऑफ बीएनएस के। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि कल्पेबल होमिसाइड से ही मर्डर बन रहा है, क्योंकि सारे के सारे जो मर्डर होते हैं वो होते कल्पेबल होमिसाइड ही हैं, लेकिन जो हमने सेक्शन 101 में क्लोज ए बी सी डी में पढ़ी परिस्थितियां उनकी वजह से वो मर्डर बन जा रहे हैं। बट क्या कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जब वो मर्डर ही ना बने, वो रहे कल्पेबल होमिसाइड ही? तो वो परिस्थितियां सेक्शन 101 के 5 एक्सेप्शंस में दे रखी हैं, जिनमें से सबसे पहला एक्सेप्शन है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। तो अगर जो ऑफेंडर है वो सेल्फ कंट्रोल की पावर से डिप्राइव होकर, क्यों? क्योंकि उसे मिला ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, क्या कर देता है, जिस पर्सन ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया उसी की डेथ कॉज कर देता है, या फिर बाय मिस्टेक और एक्सीडेंटली किसी अनदर पर्सन की डेथ कॉज कर देता है। तो तब यहां पर वो मर्डर के लिए लाइबल नहीं होगा, वो लाइबल होगा फॉर द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि उसका कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं बनेगा, वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड। बट शर्त यह है कि जो प्रोवोकेशन में आके किसी की डेथ कॉज करी गई है वो प्रोवोकेशन खुद से ना इजाद करा गया हो। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है ए, उसकी बीवी है बी, और उसकी बीवी का किसी सी नाम के पर्सन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है। तो अगर ए उनको ऐसी परिस्थितियों में देख ले जो कि बहुत आपत्तिजनक परिस्थितियां हैं, और उस दौरान वो अपने सेल्फ कंट्रोल की पावर खो बैठे ड्यू टू ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, जो कि वो एक्ट देखने की वजह से उसको मिला है, और फिर वो या तो अपनी बीवी को मार दिया या सी को मार दिया, उसके प्रेमी को मार दिया, तो तब ए लाइबल होगा सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड के लिए। लेकिन अगर जो ए है उसको पता है कि उसकी बीवी का सी नाम के पर्सन से चल रहा है चक्कर, और फिर वो अपनी बीवी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ने के लिए उसको पीछा करता है, और उस स्पॉट पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी बीवी और प्रेमी एक दूसरे से मिलते हैं, एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मिल रहा है और मार दे रहा है, तो ये चीज नहीं है, यहाँ पर उसने वॉलंटरली खुद को प्रोवोक करवाया है, खुद से ही जा रहे हो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में। तो ये चीज क्रिमिनल लायबिलिटी जो मर्डर की बनेगी ना, उससे एग्जेम्पशन नहीं देगी, मर्डर वाला ऑफेंस ही माना जाएगा। सेकेंडली, अगर कोई चीज करी जा रही है इन द ओबीडियंस टू द लॉ, या फिर बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान के चलो एक जज साहब किसी आदमी को बोलते हैं जो कि एक्यूज है, कटघरे में खड़ा है, कि तुम्हारी बात पे तो हमें तनक भी विश्वास नहीं हो रहा है, हमें तो लगता है तुमने ही मर्डर का ऑफेंस किया है। तो इन दैट सिचुएशन जो एक्यूज है वो प्रोवोक हो जा रहा है, और उठ के वहीं पे जो बगल में एक आदमी बंदूक लेकर खड़ा है पुलिस वाला, उसकी जेब से बंदूक निकाल के जज साहब को उड़ा दे रहा है। तो फिर वो ये नहीं कह सकता है कि मुझे कल्पेबल होमिसाइड के दायरे में रखो क्योंकि मैं यहाँ पर एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट में आ रहा हूं। नहीं आ रहा भाई। क्यों नहीं आ रहा? प्रोवाइजो में जो दिया गया है ना बी क्लोज, इसकी वजह से, क्योंकि प्रोवोकेशन नहीं माना जाएगा किसी ऐसी चीज से आपको मिला जो कि की गई इन द ओबीडियंस टू द लॉ, या फिर जो कि की गई किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। लास्टली क्लोज सी ये कह रहा है कि आप ये नहीं कह सकते हो कि आप प्रोवोक हो गए किस चीज से, अगर आपके प्रति किसी ने लॉफुल एक्सरसाइज किया है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को मुक्का मारा तो उसने जवाब में आपको मुक्का मार दिया, तो अब आप प्रोवोक हो गए हो, ऐसा नहीं हो सकता है। आपके प्रति जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया जा रहा है उसके रिटेलिएशन में अगर डेथ कॉज कर दी जाए तो वो रहेगी मर्डर वाला ऑफेंस ही, वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज भी है कि कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होता है अगेंस्ट द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। एक्सप्लेनेशन ये चीज क्लियर कर रही है कि जो प्रोवोकेशन था वो क्या उतना ग्रेव एंड सडन था जिसकी वजह से जो ऑफेंस है वो मर्डर वाला ऑफेंस ना बने, बल्कि वो रहे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो ये जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, और हर एक केस टू केस डिफर करता है। कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ कुछ बोला किसी ने और कुछ जेस्चर किए वो ही सफिशिएंट है प्रोवोक करने के लिए, और कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि इस तरह की चीजें बहुत ट्रिवियल नेचर की होती हैं, किसी ने कोई पर्टिकुलर चीज कह दी तो वो बहुत नॉर्मल सी मानी जाती है। इसीलिए ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन किसी पर्टिकुलर एक्ट से मिल रहा है या नहीं, ये चीज हर एक केस में अलग अलग होती है, और इसीलिए के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ये डिटरमिन करने के लिए कि जो प्रोवोकेशन था वो ग्रेव एंड सडन था या नहीं,
एक टेस्ट दिया गया और वो टेस्ट था कि क्या किया जाएगा, जैसे कि एक्यूज ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में किसी की डेथ कॉज कर दी, तो सेम सोशल बैकग्राउंड के किसी रीजनेबल पर्सन को उसकी जगह रखकर सोचा जाएगा कि क्या अगर कोई और रीजनेबल पर्सन उसकी जगह होता तो उन परिस्थितियों में क्या वो भी डेथ कॉज करता, और अगर इसका आंसर है हाँ, तो तब माना जाएगा कि वो जो प्रोवोकेशन था वो वाकई में ग्रेव एंड सडन था। इतना ग्रेव एंड सडन जिसकी वजह से हम उस ऑफेंस को मर्डर वाला ऑफेंस ना मानकर मान रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड। साथ ही इस केस में कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो पास्ट हिस्ट्री है बिटवीन द एक्यूज एंड विक्टिम, उसको भी कोर्ट को कंसीडर करना चाहिए वाइल डिटरमिनिंग कि जो प्रोवोकेशन था वो ग्रेव एंड सडन था नहीं, क्योंकि पास्ट इंटरेक्शंस जो हैं वो भी प्रोवोकेशन की इंटेंसिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बट जरूरी चीज ये है कि जो एक्ट ऑफ वायलेंस किया गया इन रिटेलिएशन टू ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, वो डायरेक्ट रिजल्ट होना चाहिए उस प्रोवोकेशन का जो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया, जिस टाइम प्रोवोक किया गया और उसके रिस्पॉन्स में जब एक्शन लिया गया, दोनों के बीच में अगर सिग्निफिकेंट डिले हो जाए, ऐसा सिग्निफिकेंट डिले जिसमें मामला ठंडा पड़ सकता है, इंसान को सोचने का समय मिल सकता है, तो तब नहीं मिलेगी डिफेंस ऑफ प्रोवोकेशन। तो ये सब कुछ बातें केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में कही गई थी, और ध्यान रखना कि ये केस रिलेटेड है विद ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि पास्ट हिस्ट्री भी कोर्ट कंसीडर कर सकती है प्रोवोकेशन की इंटेंसिटी को डिटरमिन करने के लिए, लेकिन प्रसाद प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2023 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा सिर्फ लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट पार्टीज के बीच में होना ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्रिएट नहीं करता है, बल्कि ये इमीडिएटली एंड डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए टू द इंसिडेंट। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास्ट में ऐसा था, बहुत दुश्मनागी वाला रिलेशन रहा है, दैट्स वाई हमें ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मिलता था इसलिए मार दिया। ना ना ना, उससे इंटेंसिटी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की इनहेंस हो सकती है, बट वो चीज ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दे दी ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इंसिडेंट से डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए, रिमोटली रिलेटेड नहीं होना चाहिए। बाकी ये इलस्ट्रेशन आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना। दूसरा एक्सेप्शन ये कह रहा है कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ है, जैसे कि हमने पढ़ा था सेक्शन 34 से 44 तक भारतीय न्याय संहिता में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में, तो वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जैसे कि सभी को मिला हुआ है, और हमने ये भी पढ़ा था कि सेक्शन 37 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस के अधीन रहते हुए हमने उस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल करना है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में एक्सेप्शन नंबर 2 ये कह रहा है कि अगर गुड फेथ में एक्ट करते हुए जब ऑफेंडर एक्सरसाइज कर रहा था राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी, बट उसको कर दिया उसने अनइंटेंशनली एक्सीड, बिना किसी प्री मेडिटेशन के एंड बिना इस इंटेंशन के कि जितना जरूरी है सेल्फ डिफेंस में हार्म कॉज करना उससे ज्यादा हार्म कॉज किया जाए, तो अगर ऐसी परिस्थितियों में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड करके डेथ कॉज कर दी जाती है, तो वो चीज सिर्फ और सिर्फ रहेगी कल्पेबल होमिसाइड, वो मर्डर नहीं होगी। एक्सेप्शन 3 कह रहा है कि अगर जो पब्लिक सर्वेंट है वो, या फिर जो कि पब्लिक सर्वेंट को इन एडवांसिंग पब्लिक जस्टिस असिस्ट कर रहे हैं वो, अगर क्या करते हैं लॉ के तहत जो उनको मिली है पावर उसको अनइंटेंशनली एक्सीड कर देते हैं, एंड एक्सीड करके कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिससे किसी पर्सन की हो जाती है डेथ, बट वो ये किए हैं उस पर्सन के प्रति बिना किसी इलविल के, बल्कि गुड फेथ में ये विश्वास करते हुए कि वो जो चीज इन्होंने की है वो लॉफुल है और जरूरी है फॉर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, तो तब यहां पर ये लायबल नहीं होंगे मर्डर वाले ऑफेंस के लिए, बल्कि लायबल होंगे कल्पेबल होमिसाइड के लिए। चौथा एक्सेप्शन है सडन फाइट विदाउट प्री मेडिटेशन, यानी कि बिना किसी प्री मेडिटेशन के, पहले से आपस में ऐसा कुछ नहीं था कि फाइट करेंगे, ठीक है, बिना किसी प्री मेडिटेशन के अगर अचानक से जो झगड़ा हुआ है उसकी वजह से अचानक से फाइट हो गई है, एंड इन द हीट ऑफ पैशन ऑफ दैट फाइट डेथ कॉज कर दी जाए बिना उस फाइट का अनडू एडवांटेज लिए और बिना क्रूअल या अनयूजुअल वे में एक्ट करते हुए, तो तब वो जो डेथ कॉज करी गई है वो मर्डर वाला ऑफेंस नहीं होगी, वो होगी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और यहां पर इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लड़ाई किसने शुरू करी थी, किसने फर्स्ट स्टेप लिया था लड़ाई करने के लिए। तो चौथे एक्सेप्शन के लिए जरूरी चीज ये है कि जिस एक्ट से डेथ कॉज हुई वो एक्ट किया गया था बिना किसी प्री मेडिटेशन के, इसीलिए अगर
क्राइम सीन पर जो गए थे लोग, वो गए थे हथियार लेकर, तो तब वो सेक्शन 101 के एक्सेप्शन नंबर 4 का लुफ्त नहीं उठा सकते हैं। दूसरी चीज है कि जो अचानक से झगड़ा हुआ उसकी वजह से अचानक फाइट हुई। तीसरी चीज है उस फाइट की वजह से इन द हीट ऑफ पैशन डेथ कॉज कर दी गई, और करी गई उस फाइट का किसी भी तरीके से नाजायज फायदा ना उठाते हुए, कोई अनडू एडवांटेज ना उठाते हुए, किसी भी तरीके से क्रूअल या अनयूजुअल वे में एक्ट ना करते हुए। जैसे कि ये केस है अनिल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2023 का। इस केस में होता क्या है कि हस्बैंड एंड वाइफ की लड़ाई हो जाती है, तो फिर जो वाइफ है वो अपने ऊपर ना कैरोसिन छिड़क लेती है, तो जो हस्बैंड है रोकने के बजाय माचिस पकड़ा देता है कि जला ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो चीज है यहाँ पर एक्सेप्शन 4 के दायरे में नहीं आएगी, क्योंकि जो हस्बैंड है ना उसने क्या किया, नाजायज फायदा उठाया इस लड़ाई का ताकि वाइफ से छुटकारा मिल जाए, तो वो जाएगा मर्डर वाले ऑफेंस में। ये नहीं माना जाएगा कल्पेबल होमिसाइड वाला ऑफेंस, ये बनेगा सीधे मर्डर का ऑफेंस। एक्सेप्शन 5 ये कह रहा है कि अगर डेथ करी जाती है किसी पर्सन की उसकी कंसेंट से, ऐसी कंसेंट से जो कि उसने जेन्युइनली दी है, बिना किसी कोवर्शन, बिना किसी डिसीट के प्रभाव में, इन द फ्री स्टेट ऑफ माइंड उसने कंसेंट दी है, और वो कंसेंट देने वाला पर्सन 18 साल का है या 18 साल से ऊपर का है, और उसने कंसेंट दी है डेथ को सफर करने की या डेथ का रिस्क लेने की, तो अकॉर्डिंगली ही उसकी अगर डेथ कॉज कर दी जाती है तो तब मर्डर वाला ऑफेंस नहीं बनेगा, बल्कि बनेगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। फॉर एग्जाम्पल, एक वाइफ बहुत ज्यादा बीमार है, उसका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, उसका हाथ पैर सब कुछ ऐसी टूटा पड़ा है कि वो बहुत ज्यादा पेन महसूस कर रही है, और वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि मुझसे नहीं हो रहा है सहन, और वो 18 से ऊपर की है। वो कहती है कि मेरे बस की नहीं है सहन करना जो पेन मुझे महसूस हो रहा है, तुम एक काम करो, जो ऑक्सीजन मास्क लगाया गया है वो साइड कर दो, मशीन वगैरह जो लगाई गई हैं जिनसे मुझे जिंदा रखा जा रहा है और फिर मेरा ऑपरेशन किया जा रहा है, वो सब चीज़ें हटा दो ताकि मैं जो दर्द महसूस कर रही हूँ उससे मुक्त हो जाऊं। तो हस्बैंड अकॉर्डिंगली एक्ट करता है, फिर वाइफ की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो हस्बैंड है वो मर्डर के लिए लाइबल नहीं होगा, लेकिन लाइबल होगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और इस कॉन्टेक्स्ट में एक केस है दशरथ पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इन दिस केस होता क्या है कि जो एक्यूज है वो 10th क्लास के एग्जाम ही नहीं क्वालिफाई कर पा रहा था, बार बार फेल हो जा रहा था, 3 बार फेल हो गया था, लगातार 3 बार फेल हो गया था, और इस वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस था और उसने सुसाइड का डिसाइड कर लिया कि वो सुसाइड करेगा, और ये बात उसने अपनी वाइफ को बताई। अब वाइफ ठहरी अर्धांगिनी, पति परमेश्वर, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे उसे याद नहीं आ रहा, पतिव्रता नारी। तो वो कहती है अरे ऐसा मत करो, आप नहीं रहेंगे तो फिर मैं कैसे जीऊंगी, अगर आप सही में अपने आप को जान से मारना चाहते हैं तो एक काम करो, पहले आप मुझे मार दो। और जो वाइफ है वो 19 साल की होती है, तो फिर वो मार देता है पहले अपनी वाइफ को, और इतने में अपने आप को मार पाता उसको पकड़ लिया जाता है। तो फिर उसके ऊपर इनिशियली तो मर्डर का चार्ज लगता है, लेकिन बाद में कोर्ट ये बात हेल्ड करती है कि उसने ये जो चीज करी है ये आ रही है सेक्शन 101, जो कि पहले होता था आईपीसी का सेक्शन 300, उसके 5th एक्सेप्शन के दायरे में, जो कि बना रही है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर वाला ऑफेंस। तो यहाँ पर जो हस्बैंड है वो लाइबल हुआ फॉर दी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए। क्यों? क्योंकि उसने अपनी वाइफ की जो डेथ कॉज करी वो करी उसकी कंसेंट से, और उसकी जो वाइफ थी वो 18 साल से ऊपर की एज की थी। सेक्शन 102 बीएनएस का डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस के बारे में बात करता है। ये ना मैलिस को ट्रांसफर करता है इंटेंडेड टारगेट से एक्चुअल विक्टिम में। यानी कि अगर मैं किसी एक्ट से किसी की डेथ कॉज करना चाह रही हूं और मैंने वो एक्ट कर दिया, लेकिन जिसकी डेथ कॉज करनी चाहिए थी उसकी ना होके बल्कि किसी और की डेथ कॉज हो गई है, तो तब जो मेरा इंटेंडेड टारगेट था उससे मेरा मैलिस ट्रांसफर हो जाएगा एक्चुअल विक्टिम में। अब मैं लायबल होंगी फॉर द डेथ ऑफ एक्चुअल विक्टिम। अगर मेरा वो एक्ट कल्पेबल होमिसाइड वाला बन रहा है तो कल्पेबल होमिसाइड के लिए, अगर वो मेरा एक्ट बन रहा है मर्डर वाला ऑफेंस तो मर्डर के लिए, किसके? एक्चुअल विक्टिम के। लेकिन मेरा इंटेंडेड टारगेट तो कोई और था, बट उस इंटेंडेड टारगेट से डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 102 मेरे मैलिस को ट्रांसफर कर दिया है एक्चुअल विक्टिम में।
बस इतना सा है ये डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस। एक बार इसको आप रीड कर लेना, और साथ ही जो मैंने केस दिया हुआ है नन्हे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2023 का, ये भी आप एक बार देख लेना। बाकी अगर मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कि मान के चलो एक लड़का लड़की लड़ रहे हैं एक दूसरे से बुरी तरीके से, लड़का चाकू निकाल के लड़की को मारने वाला होता है, बीच में कोई और आ गया, लड़की के बजाय किसी और को मार दिया, तो अब यहाँ पे जिसको भी मारा है उसकी डेथ कॉज करने के लिए भी वो लायबल होगा। माना जाएगा कि लड़की को मारने का जैसे कि इंटेंशन किया गया था, वो इंटेंशन ट्रांसफर हो गया है एक्चुअल विक्टिम में जिसकी डेथ कॉज हुई है। एक और एग्जांपल है, जैसे कि मान के चलो मैं क्या करती हूँ, एक छोटा बच्चा है 7 साल से कम उम्र का, मैं उसको बोलती हूँ कि ये पॉइजनस हलवा जो है तू क्या कर, एक्स को जाके देके आ जा। मैं चाह रही हूँ जान से मारना एक्स को, लेकिन वो बच्चा इतना बेवकूफ है कि वो हलवा एक्स को ना देकर वाई को देकर आ जाता है। वाई हलवा खाता है, मर जाता है। या फिर ऐसा होता है कि वो बच्चा थोड़ा इंटेलिजेंट था, वो हलवा एक्स को ही जाके दे के आया और एक्स ने ना सिर्फ 1 चम्मच खाया और बाकी जो बचा हुआ हलवा है वो वाई पर्सन ने खा लिया। यहाँ पर स्टिल मैं लायबल रहूंगी, भले ही मैंने चाहा था एक्स को मारना, मर गया कौन, वाई। वाई 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 मरा, वाई एक्स से जो मेरा मैलिस है वो ट्रांसफर हो गया है वाई में। तो यही चीज है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस, जो दे रखा है सेक्शन 102 ऑफ बीएनएस में, और इसके साथ साथ आपका सेक्शन 102 बीएनएस का हो गया है कंप्लीट। अब यहां पर आपको मर्डर अच्छे से क्लियर हो गया सेक्शन 101 में, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस अंडर सेक्शन 102 क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो मर्डर का ऑफेंस है उसके लिए पनिशमेंट क्या प्रिस्क्राइब है, तो पनिशमेंट बता रखी है मर्डर के ऑफेंस के लिए सेक्शन 103 में सब सेक्शन 1 में। और वहीं अगर 5 या 5 से ज्यादा लोगों का ग्रुप आपस में कंसल्ट करके मर्डर कमिट करते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ और एनी अदर सिमिलर ग्राउंड, तो हर एक जो मेंबर है ग्रुप का वो भी लायबल होगा पनिशमेंट के लिए। तो अगर मर्डर किया जा रहा है तब, या फिर जो सबसेक्शन 2 में हमने पढ़ा वो चीज अगर करी जा रही है तब, दोनों में सेम ही पनिशमेंट है। क्या पनिशमेंट है? डेथ सेंटेंस या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ प्लस फाइन। तो सबसेक्शन 2 बेसिकली न्यूली एडेड है और इसको ऐड इसलिए किया गया है ताकि जो मॉब लिंचिंग वगैरह होती है उसको रोका जा सके। सेक्शन 104 बीएनएस का ये कहता है कि अगर मर्डर कमिट करता है लाइफ कॉन्विक्ट, मतलब जो उम्र कैद की सजा काट रहा है, तो तब वो लायबल होगा किस पनिशमेंट के लिए? डेथ पेनल्टी के लिए, या फिर उतने लाइफ इम्प्रिजमेंट के लिए जिसमें उसको अपना पूरा जीवन, जो उसकी पूरी नेचुरल लाइफ है, वो जेल में ही काटनी पड़ेगी। पहले जब ये सेक्शन आईपीसी में होता था सेक्शन 303, तब ये अल्टरनेटिव पनिशमेंट वहां पर नहीं दे रखी थी। इसी वजह से मित्थु सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। बट अब यहां पर इन्होंने डेथ पेनल्टी के साथ साथ ये अल्टरनेटिव पनिशमेंट भी डाल दी है। सेक्शन 109 में मर्डर के अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट दे रखी है, जैसे कि किसी को मारने के लिए गोली चलाई, वो सामने से हट गया, उसको लगी नहीं, तो फिर ये चीज क्या है? अटेम्प्ट टू मर्डर है। तो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए पनिशमेंट दे रखी है रिगरस और सिंपल इम्प्रिजमेंट अप टू 10 ईयर प्लस फाइन। वहीं अगर मर्डर का अटेम्प्ट करते हुए किसी को हर्ट कर दिया जाए तो तब मिलेगी ये वाली पनिशमेंट या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट। वहीं अगर मर्डर का अटेम्प्ट करा था लाइफ कॉन्विक्ट ने और उस दौरान उसने किसी को हर्ट कर दिया, तो तब उसको मिलेगी या तो डेथ सेंटेंस या फिर उतना इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ जो कि उसको पूरा अपने जीवन काल तक। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि ये है क्या चीजें और इनके क्या प्रोविजन है बीएनएस में। फिर भी अगर कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नोट्स अगर चाहिए जो कि हार्ड कॉपी में मिलेंगे, वो परचेस करने के लिए मुझे जो स्क्रीन पर मैंने नंबर दे रखा है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज करना, कॉल वगैरह मत करना, कॉल मैं उठाती ही नहीं हूँ, इसलिए बेटर रहेगा कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो। और ये मेरा नंबर ना आप सेव भी कर सकते हो स्टडी गो विद जीनत के नाम से, ये मेरा नंबर हमेशा ही रहने वाला है, ठीक है। बाकी जो मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत, उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं काफी सारी चीजों की अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करती रहती हूँ। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। खाना खा के जाना होता है ना, वैसे वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।